जो मौजूदा दहेज के कानून हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उनको लेकर कई बार टिप्पणी की गई है। सरकार को यह कहा गया है, निर्देशित किया गया है कि आप इनमें सुधार करिए। प्रीति गुप्ता का केस हुआ 2010 में, हाल ही में 2024 में अचिन गुप्ता का केस हुआ। दोनों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ी साफ लहजे में सरकार से कहा गया कि इसका जो खामियाजा है झूठे केसों का, वह हस्बैंड को, उसकी फैमिली को भुगतना पड़ता है। हैरेसमेंट के काफ़ी केसेस आते हैं, तो आप इसको लेकर कोई सुधारात्मक लाइए। लेकिन कोई भी अभी तक सरकार ने कदम नहीं उठाया। तो हमारी पहली प्रेयर यही है कि प्रीति गुप्ता और अचिन गुप्ता के जजमेंट्स पे सरकार को डायरेक्शन दिए जाएं कि इनको कंसिडर करे, जो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा डायरेक्शन दिए गए हैं। और साथ ही में एक एक्सपर्ट कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, जो कि मौजूदा कानून है दहेज को लेकर, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, उनका एक रिवाइवल करे, एक रिफॉर्म करे और यह सजेस्ट करे कि इनका अब्यूज़ किस तरह से रोका जा सकता है। फिर एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि शादी के वक्त जो सामान दिया जाता है एज ए गिफ्ट या कोई मदद के लिए जो सामान दिया जाता है दुल्हन पक्ष द्वारा दूल्हे को, दूल्हे पक्ष द्वारा दुल्हन को, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ आर्टिकल, मैरिज रजिस्ट्रेशन जब कराया जाता है, चूँकि कंपलसरी है मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो उस मैरिज रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के साथ वह लिस्ट भी अटैच हो, एफिडेविट के साथ में अटैच हो और उसका प्रॉपर एंडोर्समेंट हो, ताकि आगे कोई भी झूठा मुकदमा दायर ना हो सके, बढ़ा चढ़ाकर कोई सामान को ना बता सके। यानी अगर 1000 का गिफ्ट दिया है या दहेज दिया है, उसको 10,000 का या 10 लाख का ना बताए। देखिए FIR देखते हैं, उसमें पहले शुरुआत नहीं होती है। हमारी शादी हुई थी, मेरे पिता ने और जो है वह अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दहेज दिया था, जिसमें इतना सोना था, इतने पैसे थे, ये गाड़ी थी, फला फला आर्टिकल थे। जबकि कई केसों में निकल के आया है कि इतना कुछ सामान दिया ही नहीं जाता है और एक 406 का अपराध बनाने के लिए, IPC जो पहले होता था उसको बनाने के लिए और यह सारी बातें लिखाई जाती हैं। तो इन सब से रोकथाम के लिए यह काफ़ी आवश्यक है कि एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहना चाहिए। जो अतुल कृष्ण के मामले में भी 10 लाख की दहेज की बात आ रही है, हालांकि उन्होंने डिनाई किया कि मैंने एक पैसा नहीं लिया, मैं तो 80 लाख कमाता था, 10 लाख क्यों दे। बिल्कुल यही बात है, तो बढ़ा चढ़ा के लिखाया जाता है। अब मान लीजिए कोई रिकॉर्ड होता तो इस तरह की झूठी जो एलिगेशन है उस पर लगाम लगती है। रिकॉर्ड नहीं होता है, इसी कारण से उलूल जुलूल एलिगेशन चलती हैं। न्यायिक प्रक्रिया जो है उसका भी काफ़ी दुरुपयोग होता है। तो इस सब चीज़ों को लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाने आज के समय में बहुत ज़रूरी है। अब अतुल कृष्ण जैसा व्यक्ति जो AI एक्सपर्ट था, लगातार लाखों की सैलरी लेता था, वो इतना प्रताड़ित कैसे हो सकता है कि उसके पास कानूनी रास्ते नहीं बचे? अब देखिए ये व्यक्ति की मानसिकता कैसी है। कई घटनाएं देखते हैं हम सुसाइड के वक्त, जो है आदमी इसलिए सुसाइड करता है कि वो अपने आप को होपलेस कह लीजिए या हेल्पलेस कह लीजिए, वह महसूस करता है। हालांकि यह कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसको कुछ आया होगा कि उसको कोई रास्ता ना सुझाई दिया हो, वो इतना मानसिक दबाव में आ गया, प्रताड़ित हो गया कि जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया। लेकिन उसका यह कदम एक नया मैसेज लेकर आया है और एक बदलाव के लिए एक तरह से अब जो वो समय है उसको उसने दिखाया है कि इसमें बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। बदलाव भी होना, जुडिशरी रिफॉर्म की उन्होंने जज पर आरोप लगाया कि अगर तुम इस केस को सेटल करना चाहते हो तो 5 लाख मैं लूँगी, और मतलब जुडिशरी में बहुत ज़्यादा करप्शन है। देखिए एलिगेशंस काफ़ी सीरियस हैं और इस एलिगेशंस की मैं समझता हूँ संबंधित हाई कोर्ट जो जुरिस्डिक्शनल है वो अपने स्तर पर देखेंगे या जो भी कदम उठाना होगा वो उठाएंगे। लेकिन इस तरह के एलिगेशंस लगना यह भी एक सीरियस बात है, क्योंकि फैमिली कोर्टों में हम ये देखते हैं कि तलाक का केस हो टाइम बाउंड पीरियड में होना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट में है कि विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, लेकिन सालों चलते रहते हैं और उसका खामियाजा वह दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि उनके बच्चे भी भुगतते हैं। तो तलाक के केस हैं, अगर नहीं रह पा रहे हैं तो अपनी अपनी ज़िंदगी दूसरी जगह खुशहाल तरीके से बसाएं। इसके लिए केसों का निपटारा जल्दी होना काफ़ी आवश्यक है। तो इसको स्व संज्ञान हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कम से कम लेना चाहिए अगर इस तरह की स्थिति कोर्ट्स में बनी है। लोग अगर कोई अव्यवस्था है तो बिल्कुल जो अपने स्तर पर है वो हाई कोर्ट सक्षम है डील करने के लिए, तो वो उनको देखेगी। नहीं, कई बार ऐसा भी मामला बनता है कि ये जो पेंडिंग चलते रहता है, जज को पता रहता है कि ये फर्जी केस है, इसमें भी लगा कि जज को फर्जी दे, पत्नी है 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ उसने किया, तो जज की तरफ से तो ये होना चाहिए था कि इस पर कम से कम ये रखता है कि अगर उसका शोषण हो रहा है तो उसको रेमेडी या उसको कम से कम सुरक्षा तो मुहैया करवाई जानी चाहिए थी।
बिल्कुल, देखिए पेंडेंसी के लिए कोई एक कारण रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, इसके लिए कई कारण होते हैं। कभी कभी हम वकील लोग हैं, कोई एक पक्ष होता है कहता है कि नहीं साहब आप इसको लंबा करिए, सामने वाला जो है वो सरेंडर हो जाएगा, एक पक्ष कहता है कि नहीं थोड़ा जल्दी करिए। तो इस सब के लिए एक यूनिफॉर्म जो है प्रोसीजर कह लीजिए, या अदालत फैमिली कोर्ट्स हैं उन पर भार भी है काफ़ी मुकदमों का। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स इतने बढ़ गए हैं कि पहले की तुलना में देखें तो कम से कम 50 गुना बढ़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रांसफ़र पिटीशंस जो दायर की जाती हैं उसमें से 90% मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स से ही रिलेटेड होती हैं, और उसमें भी 90% जो है वह यानी कि महिला पक्ष द्वारा दायर की जाती हैं। महिला पक्ष ही ज़्यादा कर रही है, ठीक है कई लोग प्रताड़ित भी होती होगी, लेकिन जिस तरह से मिसयूज हो रहा ना, अब इस जज पर भी क्या कार्रवाई हो सकती है? जज के खिलाफ जो परिवार चाहता है, एलिगेशन लगा है उसकी क्या एविडेंस है, कुछ है तो वह एक इंक्वायरी का विषय है। और जो मैंने जैसे अभी कहा कि हाई कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट उस पर कार्रवाई करता है, परिवार कहाँ अप्रोच कर सकता है उसको? अब परिवार तो देखिए कंप्लेंट कर सकता है, हाई कोर्ट को भेज सकता है, और उसके बेस पर क्या कार्रवाई होती है, इंक्वायरी बिठाई जाती है। कोई स्टेट के खिलाफ हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहिए। अप्रोच हाई कोर्ट ही एक सक्षम जो है। पुलिस में भी तो देखिए पुलिस में करिए, लेकिन हाई कोर्ट को पहले इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हाई कोर्ट की अपनी एक विजिलेंस कमेटी होती है, रजिस्ट्रार विजिलेंस भी होता है, वो इन सब चीज़ों को देखता है। कोई भी कंप्लेंट आती है अगर जुडिशरी को लेकर, तो उसके लिए रजिस्ट्रार विजिलेंस जो है एक अलग से पोस्ट होती है हर हाई कोर्ट में। तो वह हाई कोर्ट के ऊपर है, वो क्या डायरेक्शन देते हैं, क्या करते हैं। परिवार जो है, जो आरोपी परिवार है, वो रात को घर छोड़ के चले गए, अब ताला लगा है वहाँ पर। अब जैसा कि देखिए निकल के आया कि बेंगलुरु पुलिस द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर ली गई उसके अगेंस्ट में, उसकी वाइफ के अगेंस्ट में। तो अब वो निकल के चला गया है, तो ये तो पुलिस का काम है कि उनको पता लगाए कहाँ पर हैं, और सामने पूछताछ करके कोई एविडेंस है या क्या है, वो सारे इन्वेस्टिगेशन का ही पूरा प्रक्रिया है। अब आप सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि पूरे इस मामले को एक स्पेशल कमेटी देखे, एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो कि सुधार या इसके मिसयूज़ को कैसे रोका जाए वो सजेस्ट करे, और सरकार भी उसमें जो है अपना पक्ष रखे, और सरकार के लिए भी यह डायरेक्शन हो कि इसमें कुछ सुधारात्मक लाए ताकि हेरेसमेंट रोका जाए। यानी कि जब बरी हो जाता है आदमी, एक्विटल हो जाता है, तो उसके बाद अगर झूठी पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए तो तमाम कानून है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। देखिए कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है, लेकिन जब मान लीजिए कोई महिला का कानून है, बनाए गए महिला की सुरक्षा के लिए बनाए गए कि दहेज के लिए उनको प्रताड़ित ना किया जाए, अब उसका दुरुपयोग होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणियां भी की जाने लगी कि इसका दुरुपयोग होता है। तो हर चीज़ को बैलेंस रखा जाता है कि दुरुपयोग ना हो, और जो सही में घटना हुई है अगर किसी महिला के साथ तो उसको भी न्याय मिले। अगर इस तरह लोअर कोर्ट में बहुत सारे केस लंबित पड़ते हैं और करप्शन के आरोप भी लोअर कोर्ट में आते हैं, तो जो पीड़ित पुरुष है या परिवार है वो क्या करे, उसके लिए रास्ता क्या है कि आगे सुसाइड ना हो? देखिए एफआईआर रजिस्टर होती है तो उस एफआईआर को लेके चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी की। लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, हाँ एफआईआर क्रिमिनल केस होता है तो पहले पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होती है, उस एफआईआर को चैलेंज किया जाता है, और हाई कोर्ट में चैलेंज भी होती है, हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई भी की जाती है, ठीक है। और मान लीजिए अन्य जो मुकदमे होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, वो भी क्रिमिनल में आता है श्रेणी में, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। तो इस तरह के कई उपचार मौजूद हैं, और आपके पास अगर कोई ऐसी साक्ष्य है कि प्रथम दृष्टया ही ये मामला नहीं बनता तो आप उसको लेके चैलेंज में जा सकते हैं, क्वेश होती है। लोअर कोर्ट में अगर केस चला है, उसको लग रहा है कि कोई जज नहीं कर रहा, पार्शलिटी हो रही है उसके साथ, तो वो हाई कोर्ट सीधा अप्रोच कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई ऐसा ठोस कारण है तो हाई कोर्ट ट्रांसफ़र भी करती है ट्रायल को, एक जिले से दूसरे जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, या एक कोर्ट से वहीं जिले में दूसरी कोर्ट करना है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरुष अगर इस तरह से एक पढ़ा लिखा साधन संपन्न व्यक्ति जब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी इस तरह का कदम होता है, ऐसे ना हो तो फिर क्या रास्ता है? उसी के लिए ये सारे जो महत्वपूर्ण हमारे द्वारा मांगे रखी गई हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, और धीरे धीरे सुधार आता है। तो जैसे जैसे सरकार इसमें थोड़ा ध्यान देगी तो हम जहाँ तक समझते हैं कि आगे बिल्कुल झूठे मुकदमों में रोकथाम होगी। नहीं तो मतलब दूसरे कोर्ट के लिए हाई कोर्ट का अप्रोच कर सकता है, अगर उसे लगता है कि वहाँ से न्याय नहीं मिला तो उसको ट्रांसफ़र के लिए हर चीज़ का प्रोसीजर है। एक पहले सीआरपीसी था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया, उसमें वही सेम प्रोसीजर है। अगर आप किसी ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो आप किसी जज से सेटिस्फाई नहीं हैं, जज से नहीं, आपके पास ठोस कारण होना चाहिए क्या है। हालांकि ऐसी बहुत कम देखने को मिलता है जुडिशरी में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब ऐसी शिकायतें आती हैं तो उसके लिए हाई कोर्ट में भी रजिस्ट्रार विजिलेंस की पोस्ट है, उसको कंप्लेंट की जा सकती है।
धन्यवाद विशाल जी। ये थे विशाल तिवारी जो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जिनका कहना था कि एक स्पेशल कमेटी बने और पुरुषों के लिए जिस तरह से प्रताड़ित होने वाले मामले हैं उनको देखे और इनको भी बराबर न्याय दे। ये व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।